मार्केट को देख रहे हैं तो अभी की सिचुएशन अगर देखी जाए तो पिछले एक साल से तो देखिए अप एंड डाउन्स लगातार चल रहे हैं। खास तौर पर अगर रेड जोन की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं निवेशकों का इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो रेड जोन में जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं, पहले तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। देखिए, मार्केट में उतार चढ़ाव तो नॉर्मल है। अ, अभी अगर आज के हिसाब से देखें तो मार्केट अपस्विंग में ही की तरफ ही जा रहा है। पिछले साल के हिसाब से काफ़ी अप्स डाउन्स हुई हैं। देयर हैव बीन ग्लोबल इवेंट्स। टैरिफ्स का जैसे एक बड़ा सा झटका लगा था। बिल्कुल। उसके बाद मार्केट अक्टूबर के पीक के बाद ओवर वैल्यूएशन के कंसर्न्स थे, थोड़ा सा गिराव आया था। मैं निवेशकों को यही बताना चाहता हूँ कि मार्केट में उतार चढ़ाव नॉर्मल है। आप सिर्फ एक 1 ईयर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो टेंशन बढ़ा लेंगे अपना। आपको देखना चाहिए कि आपका टाइम फ्रेम ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है। एक ट्रेडर के लिए मौजूदा समय जो है वो एक दिन होता है या 1 मिनट भी होता है। बट मेजॉरिटी आपने जो व्यूअर्स हैं जो आज ये शो देख रहे हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म शुड बी एटलीस्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स, जो पैसे वो अपने रिटायरमेंट के लिए या बेटी की शादी के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। तो मार्केट में मौजूदा समय इज द रॉन्ग क्वेश्चन, मौजूद रहना इज द राइट क्वेश्चन। तो अभी निफ्टी 25,000 की तरफ फिर से वापस बढ़ गया है। अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ ए पी रेशियो, निफ्टी 21.7 है, अक्टूबर के पीक में 23 कुछ था। तो रिलेटिवली स्पीकिंग it is actually not that overvalued. It is actually offering a better value compared to what it was in October. तो एक इन्वेस्टर को मार्केट में आइडियली लगे रहना चाहिए इन द राइट स्टॉक्स। अगर उनको स्टॉक पिकिंग आता नहीं है या बहुत टेंशन देता है, सिर्फ इंडेक्स खरीद के बैठे रहो, पैसे जरूर बना लेंगे आप, क्योंकि निफ्टी ने कभी 3 साल में आपको पैसा गंवाया नहीं है। 1 साल के हिसाब से शायद गंवाया है। और मैं ये बोल रहा हूँ पिछले 20 साल 25 साल के तजुर्बे के साथ कि जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 में, तब भी 2.5-3 साल में इंडेक्स पूरा न्यू हाई बना लिया था। बिल्कुल, कोविड का भी एक दौर था। कोविड का तो कुछ महीनों में ही वापस आ गया था, राइट। तो हर 3 साल हिस्टोरिकली मार्केट हमेशा नया हाई कायम कर लेता है। तो इन्वेस्टर को डरना नहीं चाहिए। तो मैं ये उदाहरण हमेशा देता हूँ कि एक आदमी का जो सेहत है, अगर उसकी हार्ट रेट हमेशा एक लेवल पे रही तो डॉक्टर उसको बीमार या मुर्दा घोषित कर देते हैं। तो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी नाम की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ में। जिसकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा हेल्दी रहता है। स्टॉक मार्केट में भी जो ज़्यादा वेरिएबिलिटी झेल सकता है वो लॉन्ग टर्म में धनवान बनता है। मैक्सिमम वेल्थ पीपल तब लूज करते हैं जब वो मार्केट से निकल जाते हैं डर के मारे। और मैंने ये बहुत देखा है, 2009-10 में काफ़ी लोग निकल गए थे, और उसके पहले हर्षद मेहता के टाइम में तो लोगों ने सुसाइड तक भी कर लिया था। तो मार्केट को रेस्पेक्ट करना चाहिए। मार्केट को, जब मार्केट आपको एकदम हाई देता है, आपको ग्राउंडेड रहना चाहिए। हमेशा सारा पैसा मार्केट में नहीं रखना चाहिए, सारा का सारा पैसा, राइट। मतलब डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। आपको लिक्विडिटी के लिए कितना पैसा चाहिए, सेफ्टी के लिए कितना पैसा चाहिए। मतलब आपके मान लीजिए नौकरी चली गई 3 साल के लिए, 5 साल के एक्सपेंसेस, आइडियली फाइनेंशियल एडवाइजर्स बोलते हैं 6 महीने के लिए पैसे रखने चाहिए, बट मैं तो कहता हूँ कि 3 साल तक का रखो ताकि आपको टेंशन ना हो। वो सेफ्टी बकेट है। लिक्विडिटी बकेट ठीक है, इमरजेंसी के लिए, अगले 2-3 महीने के लिए खर्चे के लिए जो पैसे चाहिए। लिक्विडिटी सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप हवाई जहाज में ट्रैवल करते हैं, आपको क्या बोलते हैं? सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क खुद पहन लें, फिर बच्चों को पहना है, राइट। तो लिक्विडिटी सेफ्टी आपके लिए वो ऑक्सीजन मास्क है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास है वो आपको ग्रोथ में लगाना चाहिए। लिक्विडिटी सेफ्टी जो है वो एज यू एज, वो रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होता है। एवरीथिंग चेंजेस विथ टाइम। अगर आप बैचलर हैं तो आपकी लिक्विडिटी सेफ्टी कम रहते हैं, तो आप ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। आपकी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, तो आपकी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती है। तब आपको ज़रूर, यू कांट पुट बिग मनी मार्केट में, लेकिन कम डेफिनेटली एसआईपी तो करते ही रहना चाहिए। तो जब आप ऐसे करते हो तो मार्केट के उतार चढ़ाव आपको बहुत ज़्यादा झटका नहीं देंगे, राइट। एंड जैसे जैसे आपका वेल्थ बढ़ता है ओवर टाइम, अगर कोई आदमी ये 25 साल की एज से स्टार्ट करता है, लेट्स से बाय द टाइम दे रीच 10 साल, अगर उनको मार्केट का तजुर्बा लग गया, इतना पैसा बन जाता है कि उनका जो
नॉन लिक्विडिटी नॉन सेफ्टी वाला जो बकेट है, मतलब जो ग्रोथ वाला बकेट है, वो इतना बढ़ जाता है कि उसमें जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उनको कम, दे आर नॉट दैट, उनको टेंशन नहीं है, ठीक है आज मेरा पोर्टफोलियो 5 लाख गिर गया, उनको उतना टेंशन नहीं होता क्योंकि उनके लिक्विडिटी सेफ्टी बकेट्स हैं उनके लिए। और कॉर्पस इतना बढ़ गया है कि अ फ्यू लैक्स, समटाइम्स अ फ्यू मिलियन रुपीज ऑफ अप्स एंड फ्यू क्रोर्स आल्सो डजंट बॉदर दैट मच। तो मार्केट, तो मैं यही कहूँगा फिर से कि मौजूदा समय को आप ना देखें, मौजूद रहें मार्केट में हमेशा, जो भी आपकी लाइफ साइकिल स्टेज हो। ओके, इवन एन 80-year-old मैन कैन इन्वेस्ट इन द मार्केट्स, राइट? उनका एलोकेशन शायद कम होगा, उनका लिक्विडिटी सेफ्टी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। राम जी, आपने अपनी बात में ना काफ़ी चीज़ें कही, मतलब दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन घूम रहे हैं देखिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगी एक एक करके आपसे पूछूं, क्योंकि देखिए जो हमारे व्यूवर्स होते हैं उनमें कई लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर भी हैं, कुछ शॉर्ट टर्म के भी हैं, कुछ न्यू बिगनर भी हैं, कुछ मतलब मिड कैप में भी पैसा अपना दाव लगा रहे हैं। देखिए जिस तरीके से आपने लॉन्ग टर्म पे जोर दिया ना, ऐसे में मैं ये जानना चाहूंगी कि जो मिड और शॉर्ट वाली चीज़ है वो आने वाले वक्त में आप इसको कैसे देख रहे हैं? तो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटीज चाहिए। मिड शॉर्ट टर्म जो है, अगर मान लीजिए मिड शॉर्ट टर्म अगर 3 साल 4 साल हो तब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करिए डेफिनेटली। आपको जो शॉर्ट टर्म और जो इमीडिएट टर्म रिक्वायरमेंट है वो आपको कैश लिक्विडिटी है। आपको मान लीजिए किसी की बेटी की शादी है अगले साल, तो मार्केट में नहीं लगाना चाहिए वो पैसा, मेरा वो ये मतलब था। तो आपको जो लिक्विडिटी है, 6 महीने की एक्सपेंसेस, सेफ्टी है, 2-3 साल में झेल पाऊँ अगर मार्केट डाउन हुआ या बेटी की शादी या कुछ रिक्वायरमेंट है, उसके बाद एवरीथिंग शुड बी इन मार्केट इन माय ओपिनियन। ओके, अब मिड कैप आपने जिक्र किया था। देखिए मिड, ये जो लार्ज कैप मिड कैप के ऊपर सिर्फ लार्ज कैप है, और लार्ज कैप कितनी कंपनियां देश में? मात्र 100। तो अगर लोग मिड कैप से ये सोच के ये डरते हैं कि भाई मिड कैप रिस्की है, आप ये समझ लीजिए कि आप क्या सिर्फ 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हो जो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं और उनका उतना ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है, ग्रो करेंगे मार्केट के साथ और जीडीपी के साथ। आज के दिन अगर आप देखें, सबसे बड़ी जो लार्ज कैप कंपनी है उसका मार्केट कैप 95,000 करोड़ है। मतलब जो मिड कैप बोल रहे हैं हम, वो एक ज़माने में बहुत बड़ा लार्ज कैप होता था, राइट? भारत बहुत तेज़ी से उन्नति कर रहा है और ये जो बहुत ही जल्दी सबसे छोटी मिड कैप कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज़्यादा होने वाला है। आप ऐसा मानते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ, मेरा विश्वास है, क्योंकि आज के दिन अगर आप देखें तो जो सबसे छोटा मिड कैप कंपनी है उसका मार्केट कैप अराउंड 35-36,000 करोड़। ओके, तो और सबसे लार्ज वाला है अराउंड 65,000 करोड़। तो ये जो ग्रोथ है ना, तो 10 साल पहले की बात करता हूँ मैं। 10 साल पहले स्मॉल कैप कंपनी, स्मॉल कैप का मतलब क्या है? स्मॉल कैप से एम्फी और सेबी के क्लासिफिकेशन के अनुसार टॉप 100 लार्ज कैप हुए, 101 से लेकर 250 तक मिड कैप हुए, मतलब नेक्स्ट 150, उसके बाद बाकी स्मॉल कैप। तो आपको स्मॉल कैप में सबसे बड़ी स्मॉल कैप कंपनी का जो मार्केट कैप है वो करीब 30-35 हज़ार करोड़ तक पहुंच गया है। तो वी शुड नॉट पेंट एवरीथिंग विद द सेम ब्रश। अगर आज का मार्केट का अगर आप मेकअप देखें तो निफ्टी 50 का अगर अब हम ग्राफ देखें, पिछले आपने शुरू किया था पिछले 1 ईयर का, पिछले 1 ईयर का निफ्टी का जो ग्राफ है ना, वो एक घड़ियाल के फेस के प्रोफाइल की तरह है। मतलब एक बड़ा है लेकिन उसमें जो स्लोप है वो थोड़ा सा कम है। और जो मिड कैप इंडेक्स है और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो एक हाथी की सूंड की तरह है। मतलब नीचे गिरा फिर उसके बाद अभी ऊपर उठ रहा है। ओके, तो मिड कैप जो है, अब चूंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सारा पैसा लार्ज कैप में नहीं लगा सकते। ओके, अब एक फ्लेक्सी कैप फंड, पॉपुलर फंड है, जो सिर्फ 5-6 साल पहले उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन वाज अराउंड 10,000 करोड़। अभी वो दैट फंड इटसेल्फ इज मोर देन 1 लाख करोड़। तो ये लोग सिर्फ लार्ज कैप में नहीं लगा सकते, राइट? तो अभी सेबी ने भी एक रेगुलेशन चेंज किया है टू ऑफर विद इन द सेम कैटेगरी वन मोर फंड, so that a more choice can be offered.
जबकि पहले 5 साल पहले इतने स्कीम्स हो गए थे कि सेबी ने बोला आप सब रैशनलाइज करो, एक कैटेगरी में एक ही होगा। अब मार्केट इतना बढ़ेगा कि सेबी भी उसको रिलैक्स कर रहा है। तो एक इन्वेस्टर जो हमारे दर्शक हैं, दे शुड नॉट लिमिट देयर चॉइस टू सिर्फ टॉप 100 कंपनीज। सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिड कैप में ही होने वाला है और हम आज के दिन वो देख रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स भी अगर आप देखें तो पीक पे उसका वैल्यूएशन था, पीई अराउंड 44 तक पहुंच गया था, 44 तक। आज के दिन वो 31.7 पे है। तो इट्स अ ग्रेट बार्गेन कंपेयर टू वेयर इट वाज कुछ महीने पहले। और स्मॉल कैप की, अगेन स्मॉल कैप में आपसे 251 से लेके बाकी जो 3-4 हज़ार कंपनियां सब स्मॉल कैप हैं। और अगर आप 251 से लेके 1000 तक जाएं तो इतनी बढ़िया बढ़िया कंपनीज है उसमें। आप कोई भी सेक्टर देख लीजिए। जो भारत का जो नेक्स्ट ग्रोथ है हमारा, एनर्जी इज अ बिग एरिया। इंडिया का कोई भी ग्रोथ हो, एनर्जी विल हेल्प। अब जो जीएसटी का जो रिफॉर्म आया है, अभी कंज्यूमर गुड्स का काफ़ी ग्रोथ होने वाला है, राइट? आप सोच लीजिए, कार्स का अगर जो कॉस्ट है अगर 8% गिरने वाला है बिकॉज ऑफ द जीएसटी रिफॉर्म, कितने और लोग कार खरीदेंगे? सब लोग बोलेंगे ना गाड़ी निकालो, राइट? और जो मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास वाले हैं, सब अपना वो कार खरीदना चाहते हैं। आई नो ट्रैफिक में बहुत प्रॉब्लम होगा हम लोगों को, लेकिन कंज्यूमर बूम तो होने वाला ही है। अपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं कम हैं, आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट्स 1% फुल घटा दिया है। जो लेटेस्ट इन्फ्लेशन है 1.55, रिकॉर्ड लो है। 1.55% काइंड ऑफ इन्फ्लेशन डेवलप्ड कंट्रीज में होती है। तो वी हैव मतलब 3 तरफ से ये टेलविंड आ रहा है। एक तो इन्फ्लेशन कम है, दूसरा इंटरेस्ट रेट्स कम है, और अभी जीएसटी टैक्स भी कम है। पिछले बजट में सब लोग भूल गए हैं कि इनकम टैक्स तो आप अगर आपका किसी का इनकम अगर 12 लाख रुपया और वो थोड़ा सा अगर वो कारीगरी करे तो 12.75 लाख तक तो टैक्स पे नहीं करना है। कितना सारा कंज्यूमरिज्म होने वाला है। तो ये सारे जो है मार्केट में ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, बट एट द सेम टाइम जब इनका जो इम्पैक्ट एक साथ आएगा तो नेक्स्ट बूम ये फ्यूल करेगा। तो इन्वेस्टर को जब भी मार्केट गिरता है, दे शुड टेक एडवांटेज और घुस जाना चाहिए मार्केट में। वॉरेन बफेट की एक फेमस सेइंग है कि व्हेन यू फाइंड अ रियल बार्गेन, ट्रक लेके और भर लो सामान। तो वो तभी होगा जब इन्वेस्टर 2-3 साइकिल देखेगा, गिर रहा है फिर भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, राइट? वेरिएबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ द गेम, राइट? मौजूदा वर्सेस मौजूद, ये अगर वो एटीट्यूड बना ले इन्वेस्टर और सही सेक्टर्स में सही क्वालिटी ऑफ कंपनीज अगर उठाएं, या किसी एडवाइजर को पकड़ लें जो उनके लिए कर सकें, या इंडेक्स पकड़ लें, दे विल मेक लॉट ऑफ मनी। अब बैंक में रखने से कितना पैसा बढ़ने वाला है, राइट? इंटरेस्ट रेट्स तो सब बहुत कम हो गई हैं, लिमिटेड है। तो एब्सोल्युटली यू हैव टू इन्वेस्ट इन द मार्केट्स। शेयर बाजार को एक गैम्बल की तरह नहीं देखें और गैम्बल ना करें, वैसे वाले लोग भी हैं, राइट? तो आप पिछले 2-3 पीढ़ी के पीछे जाएंगे तो लोग तो मतलब बोलेंगे नहीं नहीं शेयर मार्केट कभी मत डालना, वो हर्षद मेहता स्कैम में ये हो गया था, वो हो गया था। ये सिमिलरली जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, मार्केट्स 57 to 60% गिरी थी तब। बहुत बड़ा झटका, वो बहुत बड़ा झटका लगा था। और ये अनफॉर्चुनेटली, मैं ये अनफॉर्चुनेट इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जनरेशन ने वो देखा नहीं। कोविड का जो झटका भी गिरा था, द फॉल जो है वो 25 से 30% तक ही सीमित था। फिर सारे गवर्नमेंट्स ने आके इतना पैसा घुसाया मार्केट में कि मार्केट्स उठ गई। तो एक बिग फॉल अभी किसी ने देखा नहीं है। तो इन्वेस्टर्स को मतलब एक तरफ इन्वेस्ट करना चाहिए, दूसरी तरफ थोड़ा डिफेंसिव भी होना चाहिए। इसीलिए मैं ये लिक्विडिटी सेफ्टी ग्रोथ का मंत्र जाप करता रहता हूँ। और अगर मार्केट गिरता है और आप फुली इन्वेस्टेड हो तो आपके पास पैसा नहीं है डालने के लिए। आप इतने इमोशनली स्कार्ड हो जाओगे कि पैसा गया, डूब गया, एंड दे विल सेल एट अ रॉक बॉटम। वो भी नहीं करना चाहिए। तो मार्केट में फाइनली पैसा तभी बनता है जब आपका टेम्परामेंट सही हो। टैलेंट और स्किल सेकेंडरी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेम्परामेंट है।